नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुए बवाल की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रपति ने कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए उन्हें किसानों के हित में बताया। पीएम मोदी ने बजट सत्र की शुरुआत से पहले विपक्ष से सहयोग की अपील की है। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने कहा है कि मुझे विश्वास है कि जिस आशा और विश्वास के साथ जनता ने हमें संसद में भेजा है, हम संसद के इस पवित्र स्थान का उपयोग करते हुए लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए इस सत्र को और अधिक उत्तम बनाएंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, जिसमें कहा गया है कि अगले साल अर्थव्यवस्था में अच्छा सुधार होगा। अगले वित्त वर्ष में 11% की ग्रोथ का अनुमान है। वहीं इस वर्ष जीडीपी में 7.7% की गिरावट होने की आशंका है। सत्र के दौरान संसद में सरकार की रणनीति को लेकर बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल मौजूद रहे। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान विपक्षी सांसदों ने सेंट्रल हॉल के अंदर और बाहर जमकर नारेबाजी की। सांसदों ने कहा कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए और एमएसपी पर कानून बनाया जाए। हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई 1 फरवरी तक स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नीति संपर्क सरकार में कई घोटालों के बावजूद भाजपा ने कभी राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार नहीं किया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार का मतलब उनका अपमान करना नहीं है। हम किसानों के साथ खड़े हैं और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। जब संसद में धन्यवाद प्रस्ताव और चर्चा होगी तो हम बहस करेंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में किसानों की महापंचायत हुई। इस दौरान राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अब धरना नहीं उठेगा, वहां से कई लाशें उठेंगी। बाकियों ने महापंचायत में तीनों कृषि कानूनों को लेकर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। किसानों के अगले कदम को लेकर यूपी की पुलिस हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। गाजीपुर बॉर्डर से अतिरिक्त सुरक्षा बलों को हटा दिया गया है। प्रशासन ने यह फैसला दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जमे किसानों को आने और जाने देने के लिए किया है। बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा से हजारों की संख्या में किसान शुक्रवार को गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे। पंजाब के बठिंडा में एक पंचायत ने किसानों के समर्थन में एक अजीब फरमान सुनाया है। इसमें कहा गया है कि गांव के हर परिवार से एक व्यक्ति को तुरंत दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचना होगा, नहीं तो उन पर 1500 का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना अदा नहीं करने पर सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। पंचायत के फरमान में कहा गया है कि आंदोलन में जाने वाले सदस्य को दिल्ली में कम से कम 7 दिन तक रहना अनिवार्य होगा। अगर किसी के वाहन को कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई की जिम्मेदारी पूरे गांव की होगी। वहीं दूसरी पंचायतें भी ऐसा प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही हैं। गणतंत्र दिवस के दिन हुए बवाल की जांच कर रही दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने टिकैत समेत 12 किसान नेताओं को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। इन सभी नेताओं को आज क्राइम ब्रांच के दफ्तर में बुलाया गया है। हालांकि राकेश टिकैत ने अभी पेश होने से इनकार कर दिया है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दौरान ट्रैक्टर रैली में हुए बवाल को लेकर फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंची, जहां पर एक्सपर्ट की टीम ने कई जगहों से सैंपल लिया। इस दौरान क्राइम ब्रांच की टीम ने मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए बवाल को लेकर पुलिस ने आम लोगों से अपील की है। पुलिस ने कहा है कि अगर किसी के पास उस दिन की विभिन्न बवाल की घटनाओं की तस्वीर या वीडियो हो तो पुलिस को दे दें। पुलिस ने इसके लिए 8750871237 नंबर भी जारी किया है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान प्रदर्शनकारियों और स्थानीय लोगों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। दोनों गुटों में जारी संघर्ष के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बवाल के बीच अलीपुर के एसएचओ पर एक प्रदर्शनकारी ने तलवार से हमला कर दिया, जिसे हिरासत में ले लिया गया है। अखिलेश यादव ने सिंघू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन पर पथराव को लेकर भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सारा देश देख रहा है कि भाजपा कुछ पूंजीपतियों के लिए कैसे देश के भोले भाले किसानों पर अत्याचार कर रही है। भाजपा की साजिश और निर्दयता घोर निंदनीय है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राकेश टिकैत को खुलकर समर्थन दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि हम पूरी तरह से किसानों के साथ हैं। आपकी मांगे वाजिब हैं। किसानों के आंदोलन को बदनाम करना, किसान नेताओं पर झूठे केस करना सरासर गलत है।
दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने किसानों को पेयजल की आपूर्ति करने से रोका। बता दें कि जैन पानी के 12 टैंकरों के साथ सिंघू बॉर्डर पहुंचे थे, पुलिस ने उन्हें जाने से रोक दिया। राहुल और प्रियंका गांधी ने किसान नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज होने की पृष्ठभूमि को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री हमारे किसान मजदूर पर वार करके भारत को कमजोर कर रहे हैं। इसका फायदा देश विरोधी ताकतों को मिलेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों में से दूसरे कानून से व्यवसायी मनमर्जी अनाज इकट्ठा कर पाएंगे। नए कृषि कानूनों से मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तीसरे कानून के तहत किसान कोर्ट नहीं जा सकेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ 30 जनवरी को आरजेडी समेत महागठबंधन मानव श्रृंखला बनाने का आह्वान करेगी। तेजस्वी ने कहा कि सरकार किसानों का काला कानून थोपना चाहती है। आखिर कौन सी मजबूरी है कि सरकार ये कानून थोपना चाह रही है। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव को जमानत नहीं दी है। लालू की जमानत पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से वक्त मांगा था। अब मामले की सुनवाई 5 फरवरी को होगी। मुंबई में 1 जनवरी से लोकल ट्रेन सभी के लिए शुरू हो जाएगी। हालांकि आम लोगों के लिए लोकल सेवा सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक और फिर शाम 4 बजे से 9 बजे के बीच उपलब्ध नहीं होगी। बता दें कि कोरोना के चलते लोकल ट्रेन सेवाओं में कमी की गई थी। गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल उत्तर प्रदेश के राम मंदिर की भव्य झांकी को पहला स्थान मिला। अब योगी सरकार राम मंदिर की इस झांकी को पूरे प्रदेश में घुमाएगी। आपको बता दें कि इस समय पूरे देश में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाने का अभियान चल रहा है। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ टीएमसी के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती है। चुनाव से पहले कई नेता टीएमसी का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम चुके हैं। इसी कड़ी में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजीव बनर्जी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। भारत ने कोरोना महामारी के कारण इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर लगा बैन 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इसकी जानकारी दी है। डीजीसीए ने कहा है कि ये बैन इंटरनेशनल कार्गो संचालन और अप्रूव फ्लाइट्स पर लागू नहीं होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर चीन ने प्रतिक्रिया दी। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के सुझाव का संज्ञान लिया है। जयशंकर की टिप्पणी सराहनीय है। इससे पता चलता है कि भारत बीजिंग के साथ संबंधों को महत्व देता है। सीआरपीएफ की बहादुरी की कहानियां अब जाने माने ऑडियो कथाकार नीलेश मिश्रा को स्लो ऐप पर सुनी जा सकती हैं। इसके लिए करार हुआ है। सीआरपीएफ के महानिदेशक माहेश्वरी ने कहा है कि सीआरपीएफ देश का सबसे सुशोभित पुलिस बल है, जिसे 2112 वीरता पदक मिले हैं। HAL 13वें एरो इंडिया 2021 शो में आत्मनिर्भर फॉर्मेशन फ्लाइट्स का प्रदर्शन करेगी। इस दौरान कई विमान विशेष उड़ान भरेंगे। HAL के प्रवक्ता ने कहा है कि इस शो में अन्य देसी हथियारों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। ये शो यलहंका वायुसेना स्टेशन में 3 फरवरी से शुरू होगा। सीएम उद्धव ठाकरे ने मराठी साहित्य सम्मेलन के 94वें संस्करण के लिए 50 लाख रुपए अनुदान की घोषणा की है। ये सम्मेलन 26 मार्च से नासिक में आयोजित होगा। मशहूर विज्ञान लेखक और खगोल विज्ञानी जयंत नार्लिकर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एस्ट्राजेनेका प्रमुख गगन सिंह ने कहा कि भारत में कोविड-19 वैक्सीन की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि भारत में विकसित होने वाले टीकों की संख्या और इसकी विनिर्माण क्षमता बेहतर है। हम टीकाकरण योजना को लागू करने के प्रयासों को लेकर सरकार की तारीफ करते हैं। एनटीपीसी ने बिजली संयंत्रों में मेंथॉल उत्पादन इकाइयां लगाने के लिए रुचि पत्र आमंत्रित किए हैं। संबंधित राज्यों और केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इनको स्थापित किया जाएगा। इन इकाइयों का संचालन विकास, बनाओ और चलाओ के आधार पर किया जाएगा। एनजीटी ने पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। पंजाब सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर लंबित बकाये को रोकने की मांग की थी। एनजीटी ने कहा कि पर्यावरण कानूनों को लागू करना और क्षतिपूर्ति की वसूली करना राज्य का काम है। यमुना में प्रदूषण को लेकर एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड की आलोचना की है। प्राधिकरण ने कहा है कि जल की गुणवत्ता बहुत ही खराब है। प्रदूषकों को नालों में बहाया जाना अब भी जारी है। ये चिंता का विषय है। अब हरियाणा और दिल्ली के मुख्य सचिव इसकी निगरानी करेंगे। श्रीलंका में कोरोना टीकाकरण आरंभ हो गया है। भारत ने एक दिन पहले कोविशील्ड टीके की 5 लाख खुराकें पड़ोसी देश को भेंट की थी। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान में सबसे पहले अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों, सैनिकों और सुरक्षा कर्मियों को टीके लगाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की विधायक तापसी मंडल ने ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मेरे आवास पर टीएमसी के गुंडों ने देसी बम फेंके। विधानसभा चुनाव से पहले स्थानीय लोगों में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। बता दें कि तापसी माकपा से भाजपा में शामिल हुई हैं।
सिक्किम के स्कूलों में 11 स्थानीय भाषाएं शामिल की जाएंगी। सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों को निर्देश जारी किया है। सीएम प्रेम सिंह तमांग ने कहा है कि इससे छात्र किसी एक को दूसरी भाषा के रूप में चुन सकेंगे। शिक्षण का प्रथम माध्यम अंग्रेजी होगी। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए बिजनौर में धारा 144 लागू कर सीमाएं सील कर दी गई हैं। पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर समेत 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की गाजीपुर की ओर जाने की इजाजत नहीं है। आदेश का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र में लॉकडाउन संबंधी पाबंदियां 28 फरवरी तक बढ़ा दी गई हैं। राज्य सरकार ने सर्कुलर में कहा है कि आपातकालीन कदमों की जरूरत महसूस हो रही है, इसलिए ऐसे कदम जरूरी हैं। जिन गतिविधियों को इजाजत मिली है वे अभी जारी रहेंगी। जेवर एयरपोर्ट के विस्थापितों को बसाने के लिए हो रहे निर्माण कार्यों में कमी की शिकायतें मिली हैं। सीओ अरुणवीर सिंह ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। एसीओ ने साइट पर जाकर निरीक्षण किया। रविंद्र सिंह ने बताया कि सभी सैंपलों की जांच की जाएगी, इसके बाद कार्रवाई होगी। किसान आंदोलन के समर्थन में बिजनौर के वकील उतर आए हैं। जजी चौराहे पर किसानों के समर्थन में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने जाम लगा दिया। वकीलों ने इस मौके पर जय जवान जय किसान के नारे लगाए। वकीलों ने कहा कि सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। बिजनौर पुलिस ने सपा जिलाध्यक्ष समेत कई नेताओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इन पर बिना अनुमति 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने का आरोप है। पुलिस ने शमशाद अंसारी समेत 10 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। कन्नौज में ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव और एडीओ के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इन पर रुपए लेकर आवास दिलाने का आरोप लगा है। वहीं प्रधान और अन्य के आरोपों को निराधार बताया। सुमित कुमार ने कोर्ट में केस दर्ज कराया था। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली पितृत्व अवकाश के बाद एक बार फिर मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। कप्तान कोहली होटल में रहने के दौरान जमकर पसीना बहा रहे हैं और क्वारंटीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने एक्सरसाइज करते हुए एक वीडियो भी शेयर किया है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में विराट कोहली पूर्व कप्तान धोनी का एक रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। बता दें कि होम ग्राउंड पर किसी भी भारतीय कप्तान द्वारा टेस्ट सीरीज जीतने के मामले में विराट और धोनी ने 6 जीत दिलाई है। सीरीज जीतते ही विराट ये रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। पहले टेस्ट में स्पिनर नौमान अली और यासिर शाह के कुल 9 विकेट के दम पर पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। पाकिस्तान ने जीत के लिए मिले 88 रन के लक्ष्य को 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। जीत के साथ पाकिस्तान ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा ने टेस्ट क्रिकेट में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे दिन हसन अली को आउट करते ही उन्होंने 200 विकेट पूरे किए। अब वे गेंदों के मामलों में सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। इंग्लैंड से मिली हार के बाद श्रीलंका के मुख्य चयनकर्ता असांता डिमेल ने इस्तीफा दे दिया। श्रीलंका क्रिकेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस्ले डी सिल्वा ने कहा है कि हम असांता के फैसले का सम्मान करते हैं। क्रिकेट में सेवा देने के लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।